बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे स्पॉन्टेनिटी एंड रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, आपने जो है केमिकल थर्मोडायनामिक्स में देख लिया कि हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को डिटरमिन करने के लिए पहले क्या था कि हम क्या कर रहे थे, सिर्फ जो है एंथैल्पी से किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस नेचर चेक करना चाह रहे थे। फिर एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट आया। उसके बाद एंट्रोपी में ये कहा गया था कि सिर्फ सिस्टम की एंट्रोपी नहीं चाहिए होती है, बल्कि क्या होता है, यूनिवर्स की एंट्रोपी लेनी है तो हमें साथ साथ सिस्टम के साथ साथ जो है, जो सराउंडिंग है, उसकी एंट्रोपी को भी काउंट करना पड़ता है। ठीक है, तो फिर इस इशू को ख़त्म करने के लिए हमारे पास क्या आया था कि एक जो टर्म इंट्रोड्यूस हुई थी जिसे हम गिव फ्री एनर्जी कहते हैं, तो उसकी बेस पे हमने ये कहा था कि हमें अब सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लें, तो हमें यूनिवर्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आप ये कह लें कि सराउंडिंग की प्रॉपर्टी को स्टडी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जिसकी वजह से हम जो है किसी भी सिस्टम के स्पॉन्टेनियस नेचर के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्चुअली जो कुछ आपने पीछे पढ़ा है उसमें से बहुत सारी बातें यहीं पे रिपीट हो रही होंगी। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं। आप, अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज रियल, अनडायरेक्शनल, इरिवर्सिबल। एक्चुअली इसको अगर यूनिडायरेक्शनल कह लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। इरिवर्सिबल occurs without any outside assistant and move from a non-equilibrium state to an equilibrium state। ठीक है, हमारे पास ये डेफिनेशन है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की। ये रियल होते हैं, ठीक है, इरिवर्सिबल होते हैं और विदाउट किसी असिस्टेंस के जो है ये हमारे पास प्रोसीड आउट हो रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन रिवर्सिबल के रिएक्शंस क्या होते हैं, जो कि हमारे पास एक पाथ को फॉलो कर रहे हैं और एग्जैक्टली वापस उसी पाथ पे आ जाए, तो वो हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। ठीक है, अ प्रोसेस दैट कैन गो बैक एंड फोर्थ between the states along exactly the same path is called reversible process। ठीक है, कि एग्जैक्टली सेम पाथ फॉलो करके कोई सिस्टम वापस आ रहा है तो वो हमारे पास रिवर्सिबल होता है। ठीक है, अब ये अगर वो पाथ डिफरेंट कर लेता है तो वो फिर हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं कहलाता। ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या है कि सेम पाथ के ऊपर वापस आए हमारे पास। अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज reversible because it can be reversed by an infinitesimal modification of a variable such as temperature। कि जब सिस्टम किसी इक्विलिब्रियम पे है तो वो हमारे पास क्या रिवर्सिबल होता है कि सिस्टम जो है एक साइड से भी जा रहा है। ठीक है, अगर फॉरवर्ड जा रहा है तो वो साथ साथ आस्ता आस्ता बैकवर्ड भी आ रहा होगा। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसकी इक्वेशन हमारे पास क्या है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। आपको ये टर्म्स पता है कि ई क्या है, हमारे पास इंटरनल एनर्जी, क्यू क्या है जो हम हीट को प्रोवाइड करते हैं, और डब्ल्यू क्या है जो सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट प्रेडिक्ट डायरेक्शन ऑफ चेंजेस। ठीक है, ये हमें डायरेक्शन नहीं बताता कि रिएक्शन किस साइड पे जाएगा। कैन नॉट टेल विच प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, कि हमें ये भी नहीं बताता कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सा है। द एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन गिव वन इंडिकेशन as to whether it is likely to be spontaneous। ठीक है, कि एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन हमें एक इंडिकेशन देती है कि ये हमारे पास क्या है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, जिसके लिए हमने पीछे देखा था अ स्पॉन्टेनियस चेंज अकम्पेन्ड बाय द डिक्रीज ऑफ एंथैल्पी। ठीक है, आपको पता है एंथैल्पी डिक्रीज होगी, यानी एंट्रोपी की एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी या लेस देन जीरो होगी, तो ये हमारे पास क्या है, स्पॉन्टेनियस है रिएक्शन आता है। बट एंथैल्पी डिक्रीज अलोन कैन नॉट बी यूज एज अ क्राइटेरिया ऑफ आवर स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अगर हमारे पास एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन इसी की बेस पे हम कहेंगे। ठीक है, हमने देखा कि इसके साथ कुछ और टर्म भी इन्वॉल्व होती हैं जो स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, because many spontaneous process absorb heat which are accompanied by an increase in enthalpy delta H। ठीक है,
लाजमी नहीं है कि जो भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उसकी डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन 0 हो। कुछ ऐसे रिएक्शन भी हैं जो हैं तो स्पॉन्टेनियस लेकिन उनके डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, यानी डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, कि यानी कि वो हीट एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। Clearly, there is some other factor in addition to delta H which governs the spontaneity. तो इसका मतलब है कि डेल्टा H के अलावा कोई और फैक्टर भी है, ठीक है, जो कि स्पॉन्टेनियस नेचर के बारे में बता रहा है। इट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच इंट्रोड्यूस अ न्यू फैक्टर कॉल्ड एंट्रोपी, जिसे हमने S से डिनोट किया था। द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स provides us with the criteria of spontaneity, reversibility, and equilibrium for any thermodynamics process occurring in a closed adiabatic isolated system. ठीक है, उस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या किया था कि एंट्रोपी की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी और वहां पे हमने कहा था कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है या डेल्टा एस की वैल्यू किस केस में 0 थी, किस केस में पॉजिटिव है, किस केस में नेगेटिव है। ठीक है, और वहां पे भी हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम लिए, क्लोज सिस्टम लिया, एडियाबैटिक सिस्टम लिया, तो वहां पे हमने एंट्रोपी को डिटरमिन किया। In such a system, a spontaneous process must have delta S value greater than 0. ये delta S की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? Greater than 0, यानी change in entropy must be positive. A reversible process must have delta S is equal to 0 के इसके लिए delta S की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए reversible reaction के लिए. And the criteria for equilibrium is that the entropy of the system must be maximum. कि equilibrium पे आपको पता है कि मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में भी जा रहे होते हैं और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में भी जा रहे होते हैं, तो यहाँ पे एंट्रोपी जो है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, conversely a process with delta s is less than 0, यानी डेल्टा s की वैल्यू अगर नेगेटिव है, कैन नॉट अकर इन अ क्लोज एडियाबैटिक आइसोलेटेड सिस्टम, की ये हमारे पास इस सिचुएशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। दीज क्राइटेरिया आर नॉट वैलिड फॉर सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज हीट एंड मैटर विद द सराउंडिंग। ठीक है, कि हमारे पास क्या है, अब हीट कहाँ ट्रांसफर होती है? सिस्टम से सराउंडिंग के साथ ट्रांसफर हो रही होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि सिस्टम के साथ साथ हमने सराउंडिंग को भी अपने माइंड में रखना है। ठीक है, instead we must use the perfectly general criteria for spontaneity, namely that delta s of universe is equal to the delta s of system plus delta s of surrounding, कि हमें सिर्फ सिस्टम की बात नहीं करनी पड़ती, हमें सराउंडिंग को भी डिस्कस करना पड़ता है फिर। ठीक है, और डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स अगर ग्रेटर है, यानी चेंज इन एंट्रोपी ग्रेटर है, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आएगा, क्योंकि अगर सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है तो अल्टीमेटली सराउंडिंग एंट्रोपी इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0 फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि एंट्रोपी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो इंक्रीज होती है, वो डिक्रीज नहीं होती, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स जो है वो 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, तभी रिएक्शन हमारे पास स्पॉन्टेनियस होगा। एंड इक्वल टू 0 फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, कि प्रोसेस जब रिवर्सिबल है तो ये 0 होगा। ओनली फॉर प्रोसेस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम हाउएवर वी कैन अप्लाई दिस क्राइटेरिया विदाउट हैविंग नो कंसिडर द इफेक्ट ऑफ पार्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द सराउंडिंग। ठीक है, हम सिर्फ क्लोज सिस्टम में ये अप्लाई कर रहे हैं कि हमारे पास, आपको पता है क्लोज, अच्छा नहीं, आइसोलेटेड सिस्टम पे हम अप्लाई करें। आप लोगों ने डिफाइन किया था कि क्लोज सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। ठीक है, और हमारे पास क्या है, ओपन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, कि तीनों में आपको पता है मैस और एनर्जी का ट्रांसफर आप देख सकते हैं ओपन सिस्टम में होता है, क्लोज में जो है मैस का ट्रांसफर नहीं हो सकता, और आइसोलेटेड में दोनों का ट्रांसफर नहीं हो सकता।
ठीक है। अगर हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम है तो हम क्या करते हैं कि उसके आइसोलेटेड का मतलब क्या है कि ना तो मैस ट्रांसफर होगा ना ही हीट साउंडिंग में ट्रांसफर होगी। ठीक है। तो वहां पे हमारे पास क्या है कि प्रॉपर्टीज जो हैं हम फिर कैसे सराउंडिंग को काउंट करेंगे। ठीक है। इशू तो था कि अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम ले रहे हैं तो मैस तो चलो ट्रांसफर ही नहीं होना, लेकिन हमारे पास क्या है कि हमने कहा है कि एनर्जी भी ट्रांसफर नहीं होगी सिस्टम से सराउंडिंग में, तो फिर एंट्रोपी का क्या इशू बनेगा। ठीक है। यानी कि इस जो सेकंड लॉ था उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। ठीक है। तो उससे भी हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कंप्लीटली जो है नहीं बता सकते थे। ठीक है। तो फिर उसके बाद ये फ्री एनर्जी की टर्म आई थी हमारे पास। The second law of thermodynamics is often difficult to apply directly when trying to determine whether or not process is spontaneous. ठीक है। यानी हम सिर्फ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करके हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को नहीं बता सकते। The trouble is that spontaneity depend upon total entropy change, that of system and its surrounding, not just that of the system alone। कि जो एंट्रोपी चेंज है वो हमने सिर्फ सिस्टम की नहीं लेनी, हमें सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की लेनी पड़ती है। एंड इट इज ऑफन impracticable टू एस्टिमेट द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग। ठीक है। बहुत प्रॉब्लम होती है कि सराउंडिंग की जो एंट्रोपी चेंज है उसको डिटरमिन करना, स्पेशली इफ दे आर कंसिडर टू बी यूनिवर्स, कि हम यूनिवर्स की एंट्रोपी कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। For process occurring in the system which are not isolated, जैसे isolated नहीं है, it would be convenient to have alternative criteria for spontaneity which would focus on the system only। कि हमें क्या करना पड़ा कि कोई ऐसी टर्म इंट्रोड्यूस करवाना पड़ी कि जिसकी वजह से हम सिर्फ सिस्टम की प्रॉपर्टीज को स्टडी करके हम क्या करें, कोई भी किसी भी स्पॉन्टेनियस नेचर के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। Such criteria can be obtained by introducing the new function a and g। ठीक है। कि हमने पीछे देख लिया था कि हमारे पास गिब्स इक्वेशन थी और हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन हमने देखी थी। ठीक है। तो गिब्स एनर्जी की इक्वेशन क्या है, a इज इक्वल टू ई माइनस टी एस। ठीक है। फॉर चेंज इन स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम हमारे पास क्या था, डेल्टा a इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है। और अगर हम गिब्स एनर्जी की इक्वेशन देखें तो हम क्या कर रहे थे कि g लिख रहे थे, g इज इक्वल टू h माइनस टी एस। ठीक है। फॉर चेंज इन द स्टेट एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या था हमारे पास, क्या है, डेल्टा g इज इक्वल टू डेल्टा h माइनस टी डेल्टा s। ठीक है। हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन थी कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पे उसकी वैल्यू आ रही है, और ये हमारे पास क्या है, टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट पे वैल्यू आ रही है। ठीक है। द क्वांटिटी डेल्टा a is equal to delta E minus T delta S can be used as criterion for spontaneity of a reaction at constant temperature and volume। ठीक है। The relationship between the sign of delta A and the spontaneity of a reaction is follow। हमने देखा था कि डेल्टा ए हमारे पास क्या था, मैक्सिमम वर्क डन था, जिसे हम वर्क फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है। इफ द वर्क फंक्शन डेल्टा ए इज नेगेटिव, ठीक है, यानी इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। कि रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। इफ डेल्टा ए इज जीरो, द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। इफ द वर्क फंक्शन डेल्टा ए इज पॉजिटिव, कि हमारे पास डेल्टा ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एंड इट इज नॉट फिजिबल। ठीक है। जैसे डेल्टा जी की साइन है, ठीक है, कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा जी जीरो है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगा, डेल्टा जी हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन जीरो है तो हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। सेम साइन है यहाँ पे दोनों के। ठीक है। Under these conditions, any spontaneous occurring change of state will decrease the Helmholtz energy A of the system। कि अगर spontaneous reaction होगा तो A की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है। डेल्टा जी नेगेटिव हो रही है हमारे पास, यहाँ डेल्टा ए नेगेटिव हो रहा है। When all spontaneous change stop, कि spontaneous change खत्म हो गया and the system is at equilibrium, A will be minimum। कि रिएक्शन हमारे पास इक्विलिब्रियम पे है। द क्वांटिटी डेल्टा जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस
can be used as a criterion for spontaneity of a reaction. The relationship between the sign of delta G and spontaneity of a reaction at constant temperature and pressure is follow. Same वही है. If the work function, यहाँ simply आप करेंगे delta G is negative. नेगेटिव मीन हमारे पास क्या है कि डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 है. द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. इफ डेल्टा जी इज 0 द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम. अगर हमारे पास क्या है, इफ द वर्क फंक्शन डेल्टा जी इज पॉजिटिव, यानी डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, इट इज नॉट फिजिबल. ठीक है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है और ये थर्मोडायनामिकली रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो सकता. ठीक है, इसलिए इसको कहना है कि ये फिजिबल नहीं है. अब हमने गिव फ्री एनर्जी की इक्वेशन तो देख ली कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. हमें एंट्रोपी का इफेक्ट पता चल गया, हमें एंथैल्पी का इफेक्ट पता चल गया. अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है. टेम्परेचर लो हो तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, टेम्परेचर हाई होगा तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, आपको इक्वेशन का पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस, कि डेल्टा एस और टी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये सारा फैक्टर क्या है, माइनस करना है हमने डेल्टा एच से. ठीक है, तो जितना टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो ये फैक्टर हमारे पास उतना कम होता जाएगा क्योंकि माइनस साइन के साथ है. तो ये चीज भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, और जितनी ये पॉजिटिव वैल्यू होगी तो उतना वो माइनस भी तो हो रहा है तो उसका क्या इफेक्ट होगा. ठीक है, अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन गिव फ्री एनर्जी. नाउ वी सी हाउ इज द चेंज इन फ्री एनर्जी अफेक्टेड द चेंज इन टेम्परेचर. कि ये गिव फ्री एनर्जी कैसे इफेक्ट होती है जब हम टेम्परेचर में चेंज करते हैं. We have written the expression for delta G as a sum of two contributions, namely the enthalpy term delta H and the enthalpy and entropy term है. ठीक है, ये इसको कट करके आप entropy term कर लीजिएगा जिसमें क्या है माइनस टी डेल्टा एस है. The fact that the value of minus T delta S depend directly on the absolute temperature T. ठीक है, कि ये किस पे डिपेंड कर रही है, कि ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रही है, विच टेल दैट डेल्टा जी विल वेरी विद द टेम्परेचर, के टेम्परेचर के साथ डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी. वी नो दैट द एंथैल्पी टर्म डेल्टा एच कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव. हमें पता है कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है. व्हेन डेल्टा एस इज पॉजिटिव, ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि डेल्टा एस की वैल्यू अगर पॉजिटिव है देन द टर्म टी माइनस टी डेल्टा एस इज नेगेटिव. ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा हमारे पास डेल्टा एस की वैल्यू आएगी उतनी ये टर्म क्या होती जाएगी, नेगेटिव होती जाएगी. व्हेन डेल्टा एस इज नेगेटिव द टर्म माइनस टी डेल्टा एस इज पॉजिटिव, कि अगर डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी और ये वाला नेगेटिव आपस में नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, तो इस फैक्टर की वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है. तो इसी वजह से हमारे पास साइन ऑफ डेल्टा जी भी चेंज हो सकते हैं. ठीक है, the sign of delta G, which tells us whether a process is spontaneous, will depend on the sign and magnitude of delta H and minus T delta S. कि इनके साइन क्या है और इनकी मैग्नीट्यूड क्या है, इस दोनों पे ये डिपेंड करती है कि हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू क्या आती है. when delta G when delta S is negative and delta S is positive, both term in the delta G are negative. ठीक है, जब हमारे पास क्या है, डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, एक मिनट, एंड डेल्टा एस इज नेगेटिव, अभी तो हमने उसकी बात की ऊपर. ठीक है, अभी हम कह रहे हैं नेगेटिव है तो ये टर्म पॉजिटिव होगी. अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, डिपेंड करता है कि हमारे पास डेल्टा एच के साइन क्या है, इसलिए वो इसको कह रहा है.
कि अगर हमारे पास एक डेल्टा एस है और एक जो है डेल्टा एच है, ठीक है, व्हेन डेल्टा एस इज नेगेटिव एंड डेल्टा एस, दोनों में से एक चीज है, आप इस अभी ये नीचे इसके साइन आ रहे हैं कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है हमारे पास, तो फिर हमारे पास क्या होगा कि इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, कि एंथैल्पी की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव हो और एंट्रोपी पॉजिटिव हो, तो आपको पता है ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, तो फिर हमारे पास क्या है कि ये इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव, ठीक है। अब ये जो टर्म लिखी है ना व्हेन डेल्टा एस इज नेगेटिव, एक्चुअली ये डेल्टा एच आना है यहाँ पे, इसको कट करके सही कर लीजिएगा कि पहली टर्म डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, तो ये माइनस हो जाएगी, ठीक है, सारी टर्म, तो साथ में दो और साथ में डेल्टा एच की वैल्यू भी नेगेटिव हो, तो हमारे पास क्या है, डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। देयरफॉर डेल्टा जी इज ऑलवेज नेगेटिव एंड द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, कंडीशन देख लें कि डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव हो और डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव हो, ठीक है, तो फिर हमारे पास जाके जो डेल्टा जी है वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। देन डेल्टा जी इज ऑलवेज नेगेटिव एंड द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस वट एवर द टेम्परेचर, कि टेम्परेचर की कोई भी वैल्यू हो, चाहे हाई टेम्परेचर हो चाहे लो टेम्परेचर हो, ठीक है। इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एस इज नेगेटिव, अब डेल्टा एस नेगेटिव होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन माइनस टी डेल्टा एस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर से हमारे पास क्या है, डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, देन डेल्टा जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, अब दोनों टर्म पॉजिटिव हैं तो डेल्टा जी भी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, दस द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, कि हर टेम्परेचर पे ये ऐसा ही देगा, व्हेन द बोथ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर नेगेटिव, ठीक है। फिर क्या होगा, द साइन ऑफ डेल्टा जी डिपेंड अपॉन द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ द टर्म डेल्टा एच एंड माइनस डेल्टा एस, टी डेल्टा एस, ठीक है, विच हैव ऑपोजिट साइन, कि अगर हमारे पास क्या है, दोनों ही नेगेटिव हैं, यानी एंथैल्पी तो डिक्रीज हो रही है लेकिन एंट्रोपी भी क्या हो रही है, साथ साथ डिक्रीज हो रही है, हालांकि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए इसको क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। अब ये डिक्रीज हो रही है तो माइनस 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 क्या होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस टी डेल्टा एस का फैक्टर क्या हुआ, प्लस हो गया, ठीक है। और एच क्या है, एच की टर्म क्या है हमारे पास कि वो भी नेगेटिव है, तो अब इसका डिपेंड करेगा कि हमारे पास दोनों में से कौन सा फैक्टर ज्यादा है, कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, तो उसकी बेस पे हमारे पास क्या होगा कि हम इसको साइन देंगे, एट सम टेम्परेचर दीज टर्म जस्ट कैंसल, ठीक है, एंड डेल्टा जी इक्वल टू जीरो, कोई ऐसा टेम्परेचर भी होगा जब ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी तो इसका मतलब है डेल्टा जी जीरो हो जाएगा, बिलो दिस टेम्परेचर, ठीक है, डेल्टा जी इज नेगेटिव और उससे ऊपर वाला टेम्परेचर होगा तो हमारे पास क्या है कि डेल्टा जी इज पॉजिटिव, देयरफॉर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, कि रिएक्शन हमारे पास स्पॉन्टेनियस क्यों है एट लो टेम्परेचर, देखें जितना टेम्परेचर कम होगा तो ये फैक्टर उतना ही माइनस करना पड़ेगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है तो ये टर्म उतनी ज्यादा माइनस हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर इफेक्ट करेगा फिर, therefore the reaction is spontaneous at low temperature but non-spontaneous at sufficiently high temperatures, ठीक है, when delta H and delta S have the same sign, the relative magnitude of delta H and delta T delta S determine the sign of delta H, कि जब इनके सेम साइन हो गए हैं तो फिर हमें जो है इनकी मैग्नीट्यूड से पता चलेगा कि कौन सी टर्म ग्रेटर है, तो उसके लिहाज से हमने उसके साइन बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है कि डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो टर्म क्या होगी, नेगेटिव, और ये डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज नेगेटिव आएगी, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, ठीक है। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है,
डेल्टा एस नेगेटिव है तो टर्म क्या होगी, नेगेटिव एंट्रोपी और नेगेटिव टी के साथ जो नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया। तो अब दोनों टर्म हमारे पास पॉजिटिव हुई तो इसका मतलब है ऑलवेज पॉजिटिव है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस है एट ऑल टेम्परेचर। इसी तरह अगर एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है, तो एंट्रोपी का फैक्टर क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। अब देखना पड़ेगा कि डेल्टा जी क्या होगा, ठीक है। अगर लो टेम्परेचर है तो इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव, अगर हाई टेम्परेचर है तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव उस टाइम आएगी जब टेम्परेचर का इफेक्ट कम है। तो मेन कंट्रीब्यूशन किसका होगा, डेल्टा एच का। अगर टेम्परेचर पॉजिटिव कर दिया, टेम्परेचर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ठीक है। अगर माइनस टी डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया तो और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसका हुआ तो डेल्टा जी भी पॉजिटिव होगा हाई टेम्परेचर पे, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। अगर टेम्परेचर लो है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। इसी तरह हम देखते हैं कि डेल्टा एच पॉजिटिव है, ठीक है, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और डेल्टा एस पॉजिटिव है और इसकी टर्म क्या हो रही होगी, नेगेटिव हो रही होगी, तो फिर भी हमारे पास क्या है कि हमने ये देखना है कि पॉजिटिव एट लो टेम्परेचर, टेम्परेचर लो है तो हमारे पास क्या है कि क्या बनेगा कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। क्यों पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास आ रही है कि टेम्परेचर लो है, तो डेल्टा एस हमारे पास क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और इसमें मेन इफेक्ट किसका होगा, एंथैल्पी का, एंथैल्पी पॉजिटिव है, टेम्परेचर का इफेक्ट कम है तो डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव आएगा हमारे पास। तो ये रिएक्शन क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। लेकिन अगर टेम्परेचर की इफेक्ट ज़्यादा है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत हाई है, तो ये फैक्टर हमारे पास, ये टर्म क्या हो रही है, नेगेटिव है, ठीक है, माइनस टी डेल्टा एस नेगेटिव है, तो इसका कंट्रीब्यूशन डेल्टा जी के अंदर ज़्यादा होगा। तो वो ज़्यादा होगा तो फिर ये हमारे पास क्या होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, अगर आपको सिंपल याद रखने के लिए देख लें कि जब ये दोनों डेल्टा एस और डेल्टा एच की टर्म नेगेटिव हैं दोनों या पॉजिटिव हैं दोनों, ठीक है, तो वहां पे हमने टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है कि लो टेम्परेचर पे क्या है और हाई टेम्परेचर पे क्या है। लेकिन एक टर्म पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिव है, तो वो आप क्लियरली उन टर्म्स के ऊपर से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि क्या वैल्यू आती है, ठीक है। Thermodynamics can tell us the direction and extent of reaction, but it tells us nothing about the speed and mechanics of reaction। कि थर्मोडायनामिक्स से हम क्या करते हैं, डायरेक्शन निकालते हैं कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है या कितना होगा रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, लेकिन इससे हम स्पीड यानी वेलोसिटी या रेट नहीं निकालते या मैकेनिक्स नहीं निकालते, या मैकेनिक्स मीन मैकेनिज्म नहीं निकालते। आपको पता है काइनेटिक्स के अंदर हम लोग जो है मैकेनिज्म निकालते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम यही निकालना होता है कि इस रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, उसकी डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, उसमें डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो उसकी एक्सटेंट, उसकी फिजिबिलिटी के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो ये तो था हमारे पास स्पॉन्टेनियसली एंड रिवर्सिबिलिटी का टॉपिक, जिसके अंदर आपने पीछे सारी बातें जो इस चैप्टर में पढ़ी थी वो एक किस्म की आप ये कह लें कि रिवाइज होगी, और साथ साथ आपने डेल्टा जी के बारे में देख लिया कि कोई रिएक्शन कैसे हमारे पास स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। आगे हमारे पास है क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, an equation expressing the rate of change of equilibrium pressure with temperature between two phases of the same substances related to molar enthalpy change। कि अगर हमारे पास कोई एक ही सिस्टम है, जैसे हमारे पास वाटर है, अगर वो दो फेजेस में चेंज हो रहा है, ठीक है, दो फेजेस में चेंज हो रहा है, यानी वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर वाटर क्या है हमारे पास वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका जो इक्विलिब्रियम प्रेशर था, ठीक है, उसका रिलेशनशिप निकालना हमने, ठीक है। एन एक्सप्रेशन an equation expressing the rate of change of equilibrium pressure with temperature between two phases of the same substance related to the molar enthalpy change, ठीक है, कि उसकी रिलेट किससे करा है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी चेंज से रिलेट करा है। अब अगर वेपोराइजेशन का प्रोसेस है तो इसे हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन,
या फेज ट्रांजिशन हो रही है तो इसे एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन कह सकते हैं। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन यानी कि कोई एक सब्सटेंस बन रहा है, हमारे पास आइस बन रही है, ठीक है, वो रिएक्शन हो रहा है, हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आ जाएगा। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन आ सकती है कि सॉलिड जो है डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसी भी सिस्टम के या किसी भी सब्सटेंस के इक्विलिब्रियम प्रेशर एट स्पेसिफिक टेम्परेचर को हम लोग क्या है वो डील कर रहे हैं हमारे पास एंथैल्पी से। एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लेप्रॉन इक्वेशन, कि हमारे पास ये जो है रिलेशनशिप आता है, ये जो इक्वेशन आती है इसे हम क्लेप्रॉन इक्वेशन कहते हैं। टू एक्सप्रेस द मैथमेटिकली द वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विद टेम्परेचर, Clausius extended the Clapeyron equation on the assumption that the volume of liquid or solid are negligible as compared to the volume of vapor state, ठीक है। कि जो क्लेप्रॉन ने इक्वेशन दी थी उसकी मॉडिफिकेशन की क्लासियस ने, ठीक है। और आप लोगों को ये पता है कि लिक्विड और गैस, लिक्विड और सॉलिड में जो वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, लेस होता है एज कंपेयर टू वेपर स्टेट के ऊपर जो वॉल्यूम है, क्योंकि गैस की फॉर्म में या वेपर्स की फॉर्म में हमारे पास क्या पार्टिकल जो हैं एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। कोई भी एक लिक्विड है वो अपने वेपर्स के साथ अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम में है तो फिर हम देखते हैं कि हम कैसे ये जो क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशन है इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। Consider 1 mole of liquid in equilibrium with the 1 mole of its vapors at constant temperature and pressure. Since the two phases are equilibrium, कि दोनों phases हमारे पास क्या है equilibrium में है, therefore delta G at constant temperature and pressure is equal to 0, कि हमने कहा था delta G की वैल्यू equilibrium पे क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। Its mean molar free energy of liquid is equal to the molar free energy of its vapors at equilibrium, कि जितनी मोलर फ्री एनर्जी ऑफ लिक्विड है उतनी ही हमारे पास वेपर्स की एनर्जी है, ठीक है। नाउ इफ द टेम्परेचर इज चेंज बाय dt, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर चेंज करें, अभी तो हमने कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात की थी ना, अब हम कह रहे हैं कि अगर टेम्परेचर में चेंज आएगा तो फ्री एनर्जी के अंदर चेंज आएगा, ठीक है। इफ द टेम्परेचर इज चेंज बाय dt, तो इसका मतलब है कि पहले टेम्परेचर क्या था, T था, और उसमें अब क्या है T प्लस dt, यानी जितना चेंज आया वो भी काउंट हो गया। देन इफ द सिस्टम रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम प्रेशर मस्ट आल्सो बी चेंज बाय अ सर्टेन वैल्यू, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में है, हमने क्या किया कि टेम्परेचर चेंज किया, तो उसकी टेम्परेचर, अब देखें सिस्टम को हाई टेम्परेचर दे रहे हैं फर्ज करें, तो क्या होगा, उसके लिक्विड से वेपर ज्यादा बनना शुरू हो जाएंगे। जब वेपर ज्यादा बनेंगे तो उसका प्रेशर भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि सिस्टम ने रहना है इक्विलिब्रियम पे, तो टेम्परेचर चेंज हुआ तो उसके साथ क्या है, हमारे पास प्रेशर भी चेंज होगा, कि उसकी डीपी आ जाएगा प्रेशर चेंज को एक्सप्लेन करने के लिए। अब डीपी क्या है, पी से पी प्लस डीपी, जितना चेंज आया प्रेशर में। इन दिस न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट द मोलर फ्री एनर्जीज आर स्टिल इक्वल, कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इक्विलिब्रियम स्टेट ही मेंटेन रहेगी, तो हमारे पास क्या है कि मोलर फ्री एनर्जी भी सेम रहेगी, बट दे हैव नाउ अ वैल्यू डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्रोसीडिंग इक्विलिब्रियम स्टेट, लेकिन इनकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। अब पहले क्या था, सिंपल जी था, जी ऑफ लिक्विड थी, अब उसमें क्या चेंज आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं जी ऑफ लिक्विड प्लस डी जी एल ऑफ लिक्विड, या डी जी ऑफ लिक्विड। इसी तरह हमारे पास क्या है कि पहले हमारे पास क्या था कि गिव फ्री एनर्जी ऑफ वेपर्स थी, अब उसमें एडिशन हो गया डी जी वी की, ठीक है। अब हम क्या करें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या अगर 1 को माइनस करें इक्वेशन 2 के अंदर से, तो आपको पता है जी एल और जी वी की वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो अब इसके क्या आएगा, डी जी एल इज इक्वल टू डी जी वी, ठीक है। यानी चेंज आ गया हमारे पास, चेंज इन गिव फ्री एनर्जी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू चेंज इन गिव फ्री एनर्जी ऑफ वेपर्स, ठीक है। फॉर इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज occurring at constant temperature and pressure and the only work is due to volume change, the free energy change for such process is given by relationship, कि हमारे पास क्या है
कि बहुत स्मॉल चेंज आ रहा है प्रेशर में या टेम्परेचर के अंदर, और जो वर्क हो रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, वॉल्यूम चेंज के अंदर आ रहा है। ठीक है, लिक्विड से अगर वेपर्स में आ रहा है तो उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है हमारे पास। तो हम लिख सकते हैं कि डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। ये हमने पीछे इक्वेशन निकाली भी हुई थी कि चेंज इन गिव फ्री एनर्जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। ठीक है, जब हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन गिव फ्री एनर्जी देखा है। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को हम 4 को अप्लाई कर रहे हैं, ये जो लिक्विड और वेपर का इक्विलिब्रियम लिया हुआ है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसका मतलब है कि ये इस इक्वेशन को एक दफा हम लिक्विड के लिए लिखेंगे और इस इक्वेशन को एक दफा हम क्या करेंगे, वेपर्स के लिए लिखेंगे। ठीक है, application of equation 4 to liquid vapor equilibrium at the same temperature and pressure gives, हमारे पास क्या वैल्यू होगी कि dgl is equal to vl dp plus minus sl dt। और इसी तरह हम क्या करेंगे, वेपर्स के लिए लिखेंगे dgv is equal to v वॉल्यूम के लिए था। ठीक है, और v उसके वेपर्स के लिए आ गया डी पी माइनस एस वी डी टी। ठीक है, अब हमें पता है कि चेंज इन गिव फ्री एनर्जी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू चेंज इन गिव फ्री एनर्जी ऑफ वेपर्स। तो हम ये दोनों जो इक्वेशन लिखी हैं वो इनके लिए आ जाएंगी, दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो इक्वेशन नंबर 5 बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम वाली टर्म एक साइड पे, यानी चेंज इन प्रेशर वाली टर्म एक साइड पे और चेंज इन टेम्परेचर वाली टर्म दूसरी साइड पे लिख लेंगे। तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, डी वी माइनस डी डी नहीं आएगा, वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू डी पी इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ वेपर माइनस एंट्रोपी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाय डी टी। ठीक है, और अगर हमने ये डी पी ओवर डी टी करें तो ये टर्म क्या हो जाएगी, वॉल्यूम वाली टर्म इधर से आके डिनोमिनेटर में चली जाएगी। तो एस वी माइनस एस एल ओवर वी वी माइनस वी एल आ जाएगा। अब हमें पता है ये चेंज है, चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, जब लिक्विड से वेपर्स बन रहे हैं, और इसी तरह चेंज इन वॉल्यूम है जब लिक्विड से हमारे पास वेपर्स बन रहे हैं। हम इसको लिख सकते हैं कि डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एस ओवर डेल्टा वी, वेयर डेल्टा एस एंड डेल्टा वी रिप्रेजेंट द चेंज इन एंट्रोपी एंड वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मैंने सर्टेन अमाउंट, जैसा कि हमने इसको कहा कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है। ठीक है, when a certain amount of a substance is transferred from one phase to another, since the change is an isothermal and reversible, the following relation can be used। कि isothermal I mean सेम टेम्परेचर के ऊपर अगर ये हो रहा है कि एक फेज से दूसरी फेज में जा रहा है तो फिर हम क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा एस की क्या वैल्यू है, एंट्रोपी की इक्वेशन क्या थी, डेल्टा एस ऑफ वेपर्स इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस है और आइसोथर्मल है तो टी आएगा इसका। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये किसके इक्वल है, डेल्टा एच ओवर टी डेल्टा वी के इक्वल आ गया। आपने ये देखा है कि क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा एच। ठीक है, कि क्यू को हम डेल्टा एच भी लिख सकते हैं रिवर्सिबल एक्शन में, तो वही हमने किया कि बाकी टी की वैल्यू जो है वो नीचे आ गई और डेल्टा एस की वैल्यू ऊपर पुट कर दी है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि या आप सिंपली देख लें कि डेल्टा एस वेपोराइजेशन की वैल्यू क्या बन गई, हमारे पास डेल्टा एच वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय टी डेल्टा वी। तो इसकी वजह से हम हमारे पास जो है dp की वैल्यू बन गई, dp इज डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू डेल्टा एच ओवर टी डेल्टा वी। ठीक है, या डेल्टा वी का मतलब हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, या इसको सिंपली हमारे पास क्या है कि वेपराइजेशन लिखें या ना लिखें, इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, dp ओवर dt इज इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइडेड बाय टी डेल्टा वी। ये वही स्टेटमेंट है कि कोई भी सब्सटेंस है उसका जो इक्विलिब्रियम पे प्रेशर है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर
वो इसके इक्वल है हमारे पास एंथैल्पी चेंज के, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, फेज ट्रांजिशन होती है तो वॉल्यूम चेंज आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन आ जाती है हमारे पास। द इक्वेशन 10 is the Clapeyron equation that can be applied to any equilibrium system between two phases of a substance at temperature T। कि कोई एक सब्सटेंस है वो दो फेजेस में एग्जिस्ट कर रहा है किस और इक्विलिब्रियम में है, तो ये इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। इक्वेशन 9 गिव्स अ रिलेशन टू द लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम एट टेम्परेचर T, कि लिक्विड का और वेपर्स का रिलेशनशिप है। फॉर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम अ स्मॉल वॉल्यूम of the liquid in comparison with the volume of vapors below the critical temperature can be neglected। कि हम कह सकते हैं वॉल्यूम चेंज या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ जो है हमारे पास वॉल्यूम चेंज ऑफ जो वेपर्स हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड का ख़त्म भी कर सकते हैं, यहाँ पे नेग्लिजिबल होता है तो उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। dp over dt is equal to delta h of vaporization डिवाइडेड बाय टी वी ऑफ वेपराइजेशन आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 11 बन गई। इफ द वेपर बिहेव आइडली, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, मोलर वेपर वॉल्यूम कैन बी एक्सप्रेस बाय, ठीक है, कि वॉल्यूम क्या आएगा, आपको पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। एन हमारे पास 1 है तो वी की वैल्यू निकालना है, वी हमारे पास क्या है, आर टी ओवर पी आ गया। अब ये वेपर्स का वॉल्यूम है, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वी v in equation 11 हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, dp over dt is equal to p, ठीक है। वॉल्यूम डिनोमिनेटर में था तो ये इक्वेशन उल्ट हो जाएगी हमारे पास, p ओवर आर टी आ जाएगा और रिमेनिंग हमारे पास डेल्टा एच ओवर टी रह गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया इक्वेशन कि p डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन और नीचे आर टी स्केयर आ जाएगा। या हम क्या कर सकते हैं, P को इक्वेशन के दूसरी साइड ले आए और dt को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इक्वेशन रीअरेंज करेंगे ताकि हमारे पास क्या हो कि हम डेरिवेशन कर सकें। तो ये क्वेश्चन बन जाएगी हमारे पास जो 12 है, dp ओवर p इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन ओवर r, ठीक है। ये कांस्टेंट है दोनों और साथ में dt ओवर t स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक। इक्वेशन 12 is known as Clausius-Clapeyron equation. Delta H of vaporization is regarded at constant. Then on integration हम इंटीग्रेशन लगाएंगे, ठीक है। तो वो चेंज किस में हो रहा है, प्रेशर में आ रहा है और टेम्परेचर में आ रहा है। तो जब dp ओवर p की इंटीग्रेशन आएगी तो वो क्या हो जाती है, लॉग नेचुरल आ जाता है, लॉग नेचुरल ऑफ p आ जाएगा, ठीक है। और डेल्टा एच ओवर आर तो कांस्टेंट है और डी टी ओवर टी स्केयर की इंटीग्रेशन आती है 1 ओवर टी। अगर आपको वो याद हो पावर रूल कि टी की पावर अब अगर इक्वेशन में ऊपर जाए तो ये टी -2 बन जाएगा, ठीक है। तो -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, तो इसका आंसर आता है -1 ओवर टी, ठीक है। या 1 ओवर टी आ गया और माइनस जो है इक्वेशन में साइड पे आ जाता है, ठीक है, फ्रंट पे आ गया माइनस साइन। और अगर हमने लॉग नेचुरल को ख़त्म करके लॉग बेस 10 लगाना हो तो हमारे पास क्या होता है कि हम इसे 2.303 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन 13 बन जाएगी। और अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करें विद इन लिमिट्स कि प्रेशर हमारे पास क्या है, P1 है तो एट टेम्परेचर T1 और प्रेशर T2 है, ठीक है। जब हमारे पास प्रेशर P2 है, जब हमारे पास टेम्परेचर T2 है, तो इस ये लिमिट लगाएंगे तो लॉग नेचर P की जगह पे अपर लिमिट P2 आ जाएगी और उसके माइनस करेंगे लोअर लिमिट के साथ तो ये क्या बन जाएगा P1, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या बनेगी, लॉग नेचर P2 ओवर P1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय आर और डी टी और ओवर टी स्केयर का आंसर आया था हमारे पास 1 ओवर टी, ठीक है। माइनस हमने पहले ही साइड पे कर दिया था। अब 1 ओवर टी में हमने क्या करना है, पहले अपर लिमिट पुट करनी है फिर लोअर लिमिट पुट करनी है। तो 1 ओवर टी स्केयर T2 - 1 ओवर T1 आ जाएगा।
ठीक है। अगर हमने क्या करना है, माइनस को अंदर लेके जाएंगे ब्रैकेट में, ठीक है, तो ये वैल्यूज इन्वर्ट हो जाती हैं और डेल्टा एच वेपराइजेशन ओवर आर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और अंदर हमारे पास जो है टर्म इन्वर्ट हो जाएगी, ये 1/t माइनस 1/t2 बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी क्या कर लें कि आप एलसीएम ले लें। तो जब आप एलसीएम लेंगे टेम्परेचर वाली साइड का, तो ये क्या बन जाएगा कि डिनोमिनेटर में T1 T2 आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा T2 माइनस T1। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई सेल्सियस के प्लान की। और लॉग, नेचुरल को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई होता है लॉग के साथ, ठीक है, तो ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 14 बन जाएगी हमारे पास। The equation 12, 13 and 14 are known as Clausius-Clapeyron equation. It can be used to calculate the delta H of vaporization from a known vapor pressure of a liquid at 2 temperature. It can be also used to calculate the known vapor pressure at some temperature if delta H of vaporization and the vapor pressure at another temperature is known. कि हमें दो टेम्परेचर्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये नीचे देख लो कि टेम्परेचर की वैल्यू दी हुई है और डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है। एक प्रेशर दिया हुआ है P1, तो हम क्या कर सकते हैं, उससे दूसरा प्रेशर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपको आने चाहिए, इक्वेशन आनी चाहिए। अब तो आप लोगों ने MCQ बेस्ड टेस्ट देना है, तो आप लोगों को इक्वेशन का भी पता होना चाहिए कि कैसी इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, आपको वैल्यू दी जाए तो आप लोग ने जो है ना उसको आंसर बताना है उसका।